बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाजरीन, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जो चल रहा है मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में। कल के दिन पहला जो दिन था वहां पर बॉलर्स तो छा गए पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन आज जब दोबारा से खेल का आगाज किया गया तो बैटर्स जो हैं वो रेत की दीवार साबित हुए। पाकिस्तान की पूरी टीम 202 रन बनाकर ऑल टीम आउट हो गई और दोबारा से इंग्लैंड की बैटिंग जारी थी, जो कि अब से कुछ ही देर पहले स्टंप्स हुए हैं और इंग्लैंड ने भी 202 रन बनाए हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अहमद सईद साहब ने। फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से इनके पास अच्छी अच्छी खबरें होती हैं। इनके साथ आज ताज़ियत भी मैं करूंगा फुटबॉल वाले जो सेगमेंट में। अभी बात कर लेते हैं सलमान भट्ट साहब से। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमजा। बट साहब क्या देख रहे हैं, अगेन दूसरी बारी लेकर फौरन से इंग्लैंड ने 202 बना लिए और 5 उनके खिलाड़ी आउट हैं। अभी तक अगेन इब्रार अहमद ही कारआमद साबित हुए। इसके अलावा फ़हीम अशरफ को बुलाया गया, वो भी नाकाम रहे। मोहम्मद अली की कहीं पर कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, देखिए इब्रार को वो जहां पर वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं उसको रीड करने में, लेकिन उनके रन की पेस वहीं पे बरकरार है। इब्रार को भी 21 ओवर में उन्होंने 80+ रन कर दिए हैं। ये शो करता है कि डिस्पाइट के डिफिकल्टी है उसे पिक करने में, लेकिन वो जो अपना इंटेंट है पॉजिटिव खेलने का या जो अटैक का मोड है वो ऑन है उनका। और आई थिंक वो कॉन्स्टेंटली दिखा रहे हैं कि वो अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं, जो कि अप्रोच ही है, जो मेंटल क्लैरिटी की है, अपने प्लान को फॉलो करने की है। वेरज हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे ऊपर वाले 3 बंदे जल्दी आउट होते हैं तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, किसी फॉर्मेट के अंदर जवाब नहीं होता, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो। अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड के पास कुछ बड़े नाम बॉलिंग में भी मौजूद नहीं है, यानी कि जो रूट भी आउट कर रहे हैं। जैक लीच जो कि इतने एस्टैब्लिश स्पिनर नहीं है वो भी आउट कर रहे हैं, और उससे पिछले मैच में विल जैक्स ने 6 विकेट्स ले ली जो कि एक बैट्समैन है। तो आई थिंक हमारी बैटिंग के ऊपर तो बहुत सारे सवालिया निशान है कि हमारी क्वालिटी क्या है बैटिंग में, अगर हम नॉन रेगुलर बॉलर को 10 से ज्यादा विकेट टेस्ट मैच में दे चुके हैं अभी तक। बट साहब क्या देख रहे हैं आप, इंग्लैंड ने अगर एक आजमाया, उन्हें मार्कवुड को ऐड कर लिया क्योंकि उनकी बैटिंग जो है वो काफी लंबी है, 9वें नंबर तक जाती है। हमने एक प्रॉपर बैटर बीच में से निकाल कर स्किप करके फ़हीम अशरफ को अंदर ऐड किया। क्या समझते हैं, हम पहला टेस्ट मैच भी 74 रन से हारे थे और हमें बैटिंग की जरूरत थी, उसके बावजूद हमने एक प्रॉपर बैटर को निकाला और ऑलराउंडर शामिल किया और वो भी कारआमद साबित नहीं हुए अभी तक, आज दूसरे दिन में भी। जी हमजा बिल्कुल, देखिए अगर हमने एक बैट्समैन की जगह चेंज करना था तो फिर हमें शान मसूद को अंदर लाना चाहिए, बिल्कुल, जो फॉर्म में भी हैं और वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट लेफ्ट हैंड बैटर ज्यादा अच्छा खेलते हैं और वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारा कोई प्लान ही नहीं है। आप एक दिन पहले की पाकिस्तान के कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, वो फरमाते हैं कि अजहर अली हमारे सीनियर हैं, वो खुद फैसला करेंगे, मैं उन्हें बैक करता हूँ। वो बाहर हो गए अगले मैच में। एक तो ये जिसको बैक करते हैं वो रहता ही नहीं टीम में। पहले इन्होंने वर्ल्ड कप में नवाज को बैक किया, उसकी बॉलिंग बंद हो गई। अब इन्होंने अजहर को बैक किया, वो बाहर हो गए। और अगर उसको रिप्लेस करना भी है तो इनको हम बैट्समैन के साथ रिप्लेस करें। आप एक स्पिन पिच बना के उसके ऊपर एक फास्ट बॉलर ऐड कर रहे हैं, मुझे तो इनकी समझ नहीं आती कि क्या प्लान करते हैं। अच्छा बट साहब, टेस्ट क्रिकेट में अब सवालात उठने लग गए मोहम्मद रिजवान की बैटिंग पर। मुसलसल नाकाम ही नजर आ रहे हैं। पिछला टेस्ट भी देख लें, इस इनिंग्स में भी 10 रन पर आउट हो गए हैं और अब कुछ आवाजें उठने लग गई हैं कि सरफराज को दोबारा मौका देना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि सरफराज का चांस बनता है? बात यह है कि वो तो आवाजें तब भी उठ रही थी जब मोहम्मद रिजवान स्कोर कर रहे थे, वो तब भी कई लोगों को जो है ना वो अपनी ही एक ही लाइन के ऊपर लगे हुए थे। लेकिन मोहम्मद रिजवान की जहां तक कंसर्न है टेस्ट क्रिकेट में, देखें अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आवाज तो उठेगी और बढ़ती जाएगी, और जब तक वो परफॉर्म नहीं करेंगे ये चीजें होती रहेंगी और इवेंचुअली हो सकता है किसी को उनकी जगह आना पड़ जाए, कोई वो रिप्लेस हो जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो अगले मैच में होंगे। लेकिन रिजवान को परफॉर्म करना चाहिए, इतना एस्टैब्लिश प्लेयर है, उसके ऊपर जितनी दफा जिम्मेदारी आई है इन मैचेस के अंदर वो उसको पूरी तरह निभा नहीं सके। हालांकि वो कैपेबल बैट्समैन है, कोई ऐसा नहीं है कि सरफराज उससे बहुत बड़ा प्लेयर है, एक ही तरह के प्लेयर हैं, तो कोई इतना फर्क नहीं है। लेकिन रिजवान की परफॉर्मेंस जब तक नहीं आएगी ये बातें तो होती रहेंगी। अच्छा बट साहब, हमारी जो बैटिंग लाइनअप है, हमारे बैटर्स हैं, हम खुली किताब की तरह हैं। ओपोनेंट को पता होता है इनको शॉर्ट पिच करेंगे
ये वहां पर मार खा जाएंगे। रिजवान का उनको पता है ऑफ साइड बॉल करेंगे, ऑफ द स्टंप बॉल करेंगे, ये वहां स्ट्रगल करेंगे, आज भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। क्या लग रहा है कि हमारी टीम मैनेजमेंट क्यों समझाने में नाकाम नजर आ रही है? हैरी ब्रुक जो है, T20 हो जाए, वनडे हो जाए, टेस्ट मैच हो जाए, हैरी ब्रुक मुसलसल पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और आज भी उन्होंने तकरीबन 74 रन की इनिंग्स खेल के अभी भी क्रीज पर मौजूद है। बिल्कुल, देखिए हमारा जो फेज है ना प्लेयर को बनाने का, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिसिंग है। ना हमारे कोई फॉरेन टूर्स हैं ए के लेवल पे, ना हमारे अंडर 19 लेवल के ऊपर कोई है। हमारा प्लेयर डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही पुअर है। और जो हमारी फर्स्ट क्लास का सर्किट है जिसमें 6 टीमें हैं, उसमें तमाम एक्सपीरियंस प्लेयर्स को आपने बाहर निकाल दिया। सारा एक ही एज ग्रुप खेल रहा है, उनमें कोई सुपीरियर प्लेयर ही नहीं है उनसे ज्यादा, वो सारे एक जैसे ही हैं। तो ये पाकिस्तान को चीजें हर्ट कर रही हैं। जबकि जो काउंटी सर्किट के प्लेयर हैं उसके अंदर तो 40-40 साल के एक्सपीरियंस प्लेयर भी खेल रहे हैं, उनसे ऑन द गो उन्हें सीखने में आसानी होती है। आप अगर डकेट को देखें, डकेट जो है वो कोई 150 से ज्यादा फर्स्ट क्लास के मैच खेला हुआ है। हैरी ब्रुक सबसे कम खेला हुआ है, 54 मैच उसके हैं। और 54 मैच का मतलब है कि उन्होंने 5 साल काउंटी क्रिकेट खेली है। हमारी तो आधी टीम ऐसी, आधी से ज्यादा टीम वो है जिसको भी 5 साल क्या 2.5 साल नहीं हुए डोमेस्टिक, और वो T20 से उन्हें टेस्ट मैच में लाया गया। बिल्कुल। तो आई गेस कि हम लोग अपना जो पाथवे है ना, जहाँ पे क्रिकेटर तैयार होता है, हमारा सारा का सारा फोकस T20 पे है। और अभी हमने जो PGL कराई है, हमने छोटे छोटे बच्चों का फोकस भी शिफ्ट कर दिया। सही, ठीक है। बट साहब क्या लगता है, अभी 281 की लीड हो चुकी है, आज दूसरा दिन है, एक बात तो तय हो जाएगी कि ये फैसला कुन मैच ही साबित होगा, इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। लेकिन क्या समझ रहे हैं पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस को देखकर, अगर ये अगेन 350 से स्कोर ऊपर जाता है तो पाकिस्तान इसको चेज कर पाएगा जो हालात अभी लग रहे हैं? देखिए जी, क्रिकेट है, पाकिस्तान के प्लेयर से मस्ट बिलीव के वो कर सकते हैं और उन्हें उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए, पॉजिटिव खेलना चाहिए, उसके पीछे जाना चाहिए। न होना इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन एक दफा उसको फिनिश करने के लिए जाएं, क्लोज मैच लेके जाएं, अपनी एफर्ट पुट करें। अगर बाबर 100 करते हैं, रिजवान करते हैं, इमाम और अब्दुल्ला में से कोई बड़ा स्कोर करता है, श्रीलंका में भी तो हमने लास्ट इनिंग में चेस किया था। तो पॉजिटिव चीजों को सोचे, करने की कोशिश करें। पॉजिटिव सोचें, जो हमारे होने वाली हैं, जो काम होने वाले हैं और वो नहीं हो रहे। ठीक है जी, अगर ये हारते भी हैं तो लड़के हारें, करीब लेके जाएं, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा से ये टीम बाउंस बैक करेगी और दूसरे इनिंग्स में जो भी टारगेट होता है, आज तो दूसरा रोज था, अभी 3 दिन मजीद बाकी हैं, देखना यह है कि किस तरह से पाकिस्तानी टीम इसको टैकल करती है सारे मामलात को। ये तो जनाब थी क्रिकेट की बात। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए फुटबॉल की दुनिया में जो एक बहुत बड़ा अपसेट हो गया है। कल रात जो पहला क्वार्टर फाइनल खेला गया ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया, जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और हमारे जो तज्जियाकार हैं, फुटबॉल के सीनियर एनालिस्ट हैं, वो अपने हवास खो बैठे कहीं ना कहीं, क्योंकि कल वो कह रहे थे कि ब्राजील जो है 3-0 4-0 तो इजीली ये मैच जीत जाएगा। और पूरी सबको यही लग रहा था, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन 5 दफा वर्ल्ड कप जीता हुआ ब्राजील, और उसके लिए ये सूरत हाल फेस करना उनके लिए तो मुश्किल था ही, अहमद सईद साहब के लिए ज्यादा मुश्किल था। अहमद सईद साहब, वेलकम टू दी शो। जी बहुत शुक्रिया हमजा। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें मुझे तो हफीज़ जालंधरी का वो शेर याद आ रहा है कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा आज ऑन एयर कि एनालिसिस जितना मर्जी करवा लें, स्टैटिस्टिक्स जितने मर्जी सुन लें, लेकिन इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम कौन सा मैच जीत जाएगी। क्योंकि कल हम जब क्रोएशिया और ब्राज़ील का मैच देखने के लिए तैयार हुए और जब हमने उस मैच को देखना शुरू किया, तो मतलब दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए एनालिस्ट ने ये नहीं सोचा था कि ब्राज़ील की टीम के साथ ये होने जा रहा है। क्योंकि ब्राज़ील की ये टीम जिसकी हम बात कर रहे हैं, पोटेंशियली 2010 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक जितने वर्ल्ड कप्स हुए हैं, उनमें ये ब्राज़ील का बेस्ट स्क्वाड था, जिसको क्रोएशिया की टीम ने बाहर कर दिया। और ऑन पेपर क्रोएशिया का ये स्क्वाड भी 2018 के स्क्वाड से बेहतर नहीं है। लेकिन क्रोएशिया की टीम ने जिस डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, क्रोएशिया की टीम ने जिस जज्बे का मुजाहरा किया, जिस किस्म की फ़ाइट उन्होंने की, और उस मैच को हमने पहले मोरक्को और स्पेन के मैच में भी ये बात की थी कि जब हाई रैंक टीम के ख़िलाफ़ 15वें नंबर की 20वें नंबर की टीम जब मैच में आती है, तो उसकी कोशिश यही होती है कि मैच को तवील किया जाए, मैच को जितना लंबा लेकर जाया जा सकता है उतना लेकर जाया जाए। और अगर आप उस मैच का टैक्टिकल एनालिसिस भी करें, तो जो सब्स्टिट्यूशंस हुई उस मैच के दौरान, उनमें भी आपको देखकर ये लग रहा होगा कि क्रोएशिया के जो कोच थे, मैं उनके कोच की यहाँ पर दाद देना चाहूँगा, ज़्लाटको डैलिच को, जिनकी वजह से मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन हुआ है। और अगर इसका मास्टरमाइंड किसी को कहा जाएगा तो वो उनके कोच डैलिच ही होंगे। लेकिन गोलकीपर की परफॉर्मेंस को ना भूलें। जी हाँ, गोलकीपर ने इस मैच में 11 सेव्स की, उसके मुकाबले में एलिसन बैकर ने पूरे मैच में कोई सेव नहीं की। और उसके बाद इसी मोमेंटम को जब वो कैरी करके पेनल्टीज़ में गए, तो हमने देखा कि पेनल्टीज़ भी उन्होंने सेव की।
ये जो लिवाकोविच हैं इनके गोलकीपर, इन्होंने इस वर्ल्ड कप में अब तक 5 पेनल्टीज सेव कर ली हैं। और 2018 के वर्ल्ड कप से अगर मैं मवाजना करूं क्रोएशिया की इस टीम का, तो 2018 में भी जो उनका रन था वर्ल्ड कप में, राउंड ऑफ 16 में वो पेनल्टीज पर जीते, क्वार्टर फाइनल में वो पेनल्टीज पर जीते, और एग्जैक्टली उन्होंने यही किया है इस वर्ल्ड कप के अंदर भी कि राउंड ऑफ 16 में उन्हें जापान को हराया पेनल्टीज के ऊपर, और कल उन्होंने ब्राज़ील जैसी, अगर मैं इसके लिए अजीम ब्राज़ील की टीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, और ये टीम इस कैलिबर की टीम थी, क्योंकि 2010 के बाद से अब तक जितने वर्ल्ड कप हुए हैं उनमें ब्राज़ील की टीम का जब एनालिसिस किया जाता था तो उसमें कहीं ना कहीं कोई लूप होल मौजूद होता था। लेकिन इस टीम के अंदर ये कहा जा रहा था कि इस टीम का एक ऐसा फाइन बैलेंस बना हुआ है कि इस टीम के लिए वर्ल्ड कप के फाइनल में क्वालिफाई कर जाना, इस वर्ल्ड कप को जीत जाना, ये अपसेट नहीं होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा अपसेट है जो क्रोएशिया ने अब किया है, और इस अपसेट के लिए क्रोएशिया की टीम डिसिप्लिन की जितनी दाद दी जाए वो कम है। खास तौर पर मैं तज़किरा करना चाहूँगा जिस प्लेयर की हमने कल बात की, लूका मॉड्रिच की, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। 37 साल की उम्र में 120 मिनट तक वो मैच भी खेलते रहे और आखिर में आके उन्हें एक विनिंग पेनल्टी भी कन्वर्ट की। 90% पास एक्यूरेसी रही उनकी पूरे मैच के दौरान, और जो गोल क्रोएशिया की टीम ने स्कोर किया उस जो बिल्डअप को भी अगर आप देखें तो वो मूव वहीं से स्टार्ट हुई जहां से लूका मॉड्रिच ने उस बॉल को विन किया। ठीक है, तो इसमें जहां पर बाकी रिकॉर्ड्स बने, कल एक दूसरा रिकॉर्ड भी बना है, 14 येलो कार्ड और 1 रेड कार्ड भी जी। नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना का जो मैच खेला गया, अच्छा ये दूसरे मैच में रात 12 बजे मैच खेला गया, उस मैच में ऐसा हुआ कि रेफरी ने 14 येलो कार्ड शो किए और 1 रेड कार्ड उन्हें दिया नेदरलैंड्स की टीम के राइट बैक डमफ्रीज को। इसमें एक फ़र्क आप ये देखें कि जो क्रोएशिया और ब्राज़ील के मैच में रेफरी थे उनका ताल्लुक इंग्लैंड से था, और जो नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना के मैच में रेफरी थे उनका ताल्लुक स्पेन से था। तो स्पेन और इंग्लैंड की जो फुटबॉल लीग्स हैं वो भी इस वक्त दुनिया में पोटेंशियल नंबर 1 और नंबर 2 कंटेंशन में हमेशा रहती हैं कि प्रीमियर लीग बेस्ट है, ला लीगा बेस्ट है। तो इन दोनों लीग के बिहेवियर को भी आपको समझने का मौका मिलेगा कि स्पेनिश रेफरी जो है उसने कहीं पर क्रोएशिया और ब्राज़ील के मैच की अगर मैं बात करूँ तो नेमार 2 ऐसे ओकेजन्स हुए जहाँ पर ये कहा जा सकता था कि नेमार को यहाँ पर येलो कार्ड दिया जाना चाहिए था, लेकिन रेफरी ने वहाँ पर एडवांटेज दिया उनको। जहाँ तक टैक्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 63rd मिनट में ब्राज़ील के जो मैनेजर हैं लियोनार्डो बाची उनका नाम है, टाइट उनको कहते हैं, निकनेम उनका टाइट है, उन्होंने कल रिज़ाइन भी कर दिया मैच हारने के बाद। जी हाँ, वो स्टेप डाउन कर गए हैं। 2016 से वो ब्राज़ील की टीम के साथ थे, 2018 के वर्ल्ड कप में वही मैनेजर थे। तो उन्होंने जो 63rd मिनट में एक विनीशियस जूनियर का चेंज किया, उस चेंज के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं कि वो चेंज अगर वो ना करते तो हो सकता था कि 90 मिनट्स के अंदर ही ये लोग कोई ना कोई गोल स्कोर कर जाते, क्योंकि अगर मैं 2 इंस्टेंसेस की बात करूं फर्स्ट हाफ में, तो विनीशियस जूनियर ने 2 चांसेस क्रिएट किए फर्स्ट हाफ में, जिसमें एक बार रिचार्लिसन से 1-2 किया और जो फौरन उन्होंने शॉट मारे लेकिन वो ब्लॉक हो गई गोल के सामने से। दूसरा ही इंस्टेंस उन्होंने इस तरह एक बार फिर उन्हें डी में पेनिट्रेट किया, नेमार के साथ 1-2 करने की उन्हें कोशिश की, लेकिन नेमार ने बॉल उनको वापस देने में डिले किया और उन्हें खुद उसको जो है वो गोल की तरफ शॉट ली, जो कीपर ने आसानी सेव कर ली। तो विनीशियस जो थे वो फिरोशियस हैं, वो क्रिएट भी कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा थ्रेट भी क्रिएट कर रहे थे, और 63rd मिनट में ही उनको चेंज करना मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा हेस्टीनेस का उन्होंने वहाँ मुजाहरा किया, थोड़ा सा वो जल्दी कर गए उस डिसीजन को लेने में। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बता दें, ये अगर क्रोएशिया और ब्राज़ील वाले मैच की बात की, ऑन टाइम 1-1 से बराबर था, कौन डिसाइड करता है कि एक्स्ट्रा टाइम कितना होना है? इस बारे में भी अहमद सईद साहब से जानेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। बात चल रही है फुटबॉल की, और ये मैं अहमद सईद साहब से पूछ रहा था कि जो ऑन टाइम अगर 1-1 से बराबर था तो ये किस तरह से डिसाइड किया जाता है कि कितना टाइम एक्स्ट्रा दिया जाए, और उस टाइम पर भी अगर ना हो, इससे पहले क्या होता रहा है, और इस वर्ल्ड कप में अहमद साहब क्या हुआ कि 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए गए? जी, इस वक्त फीफा रूल्स के मुताबिक अगर 45 मिनट्स के 2 हाफ, जो रेगुलेशन टाइम 90 मिनट्स होता है, उसमें मैच डिसाइड ना हो पाए तो 30 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। वो 30 मिनट्स 15 मिनट्स ईच के 2 हाफ खेले जाते हैं, और वो 30 मिनट्स मुकम्मल करना ज़रूरी होता है। इससे पहले ये रूल होता था कि फीफा जो है वो गोल्डन गोल के तहत ये डिसाइड किया करता था। 1990 के वर्ल्ड कप से पहले ये रूल यूज़ होता रहा मुख्तलिफ मौके के ऊपर, कि गोल्डन रूल का रूल ये था कि 90 मिनट्स तक अगर मैच ड्रॉ हो गया तो उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था, और उस एक्स्ट्रा टाइम के दौरान जहाँ पर जो टीम गोल स्कोर कर लेती थी मैच वहाँ पर वाइंड अप हो जाया करता था। इसी तरह एक सिल्वर गोल का रूल भी होता था। उसके बाद अब फीफा ने जो है वो ये डिसाइड कर लिया है कि 120 मिनट तक भी अगर मैच का फैसला नहीं हो पाएगा तो फिर पेनल्टी किक्स के जरिए इसका फैसला किया जाएगा। और मोस्टली मैच अब पेनल्टी किक्स पर ही फैसला कुन साबित हो रहे हैं। अच्छा, अब गोल की बात की तो मेसी के पास और गोल की कोई बड़ी तारीफ हो रही है कल के मैच में, कोई ऐसा क्या खास बात थी उस पास में या उस गोल में
जो कि 2-2 से बराबर रहा अर्जेंटीना और इसका। जी हाँ, लुसैल के स्टेडियम में ये मैच खेला गया नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना की टीम के दरमियान। और मेसी का जिस पास की आप बात कर रहे हैं, नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना के मैच का अगर मोमेंट ऑफ द मैच कहा जाए उसे, तो मेरा ख्याल है कि मतलब लियोनेल मेसी ने कल जिस क्लास का मुजाहरा किया है, जिस इंटेलिजेंस का मुजाहरा किया है और जिस मतलब जिसे कहते हैं कि क्लास पर्सोनिफाइड, तो लियोनेल मेसी की जो असिस्ट थी पहले गोल के लिए, वो एक इंतहाई शानदार असिस्ट थी। उसमें उनकी वो जो एक क्विकनेस होती है उनके थॉट प्रोसेस की, वो देखने में नज़र आई। और मेसी के बारे में क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि इस जनरेशन के मोस्ट इंटेलिजेंट फुटबॉलर हैं दुनिया में जितने भी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आईक्यू के लिहाज से लियोनेल मेसी को सबसे इंटेलिजेंट भी कहा जाता है। और वो उन्हें शो किया कल के मैच में कि जब उनके पास बॉल आई और उनको एक थ्रू बॉल देने का चांस मिला, तो उन्होंने नंबर 9 स्ट्राइकर के साथ ये जज कर लिया कि इसके साथ एक सेंटर बैक ने चूंकि उसको मार्क किया हुआ है और वो उसको अंदर लेके जा रहा है, तो वहाँ पर राइट बैक ने अंदर पेनिट्रेट किया और मेसी ने नंबर 9 को पास करने के बजाय जो उनके राइट बैक हैं मोलिना, उनको पास किया। और वो मोलिना की भी यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूँगा कि जो फर्स्ट टच लेकर उन्होंने बॉल सेट किया, वो एक इंतहाई शानदार फर्स्ट टच था। और ये वाला पास जो है वो इस किस्म की फिनिश डिजर्व करता होता है। सही मानों में जो मेसी हैं वो टीम को लीड कर रहे हैं और एक खूबसूरत गोल भी था। हाँ। और मेसी की जानिब से भी एक शानदार परफॉर्मेंस। क्विकली बता दें, आज जो 8 बजे खेला जाना है मोरक्को या पुर्तगाल? क्विकली बता दें, पुर्तगाल की तरफ। लेकिन दिल मेरा मोरक्को के साथ है। ठीक है, लेकिन पोर्चुगल की टीम ऑन पेपर फेवरेट। और इंग्लैंड और फ्रांस में इंग्लैंड आपने कहा, इंग्लैंड की टीम एज अ टीम यूनिट जो है वो ठीक है जीतती हुई नजर आ रही है। देखना ये है कि आज 8 बजे जनाब मोरक्को और पुर्तगाल और रात 12 बजे इंग्लैंड और फ्रांस का क्वार्टर फाइनल है। लेट्स सी कौन इसमें जीतता है। कल के शो में इस पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि अहमद सईद साहब की जो भविष्यवाणी है और प्रेडिक्शन है वो कितनी सही साबित होती है। आज के शो से इतना।